गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में स्टोक्स थ्योरम पे हम बात करेंगे। लास्ट क्लास में हमने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ी थी, उसके कुछ डिडक्शंस देखे थे। तो हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पे तो अपना एग्जांपल देख चुके थे कि हम किस तरह उसका यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम डिडक्शन पे हमने एग्जांपल नहीं देखे थे, तो वो भी हम अब बात करेंगे। इनके डिडक्शन से रिलेटेड हम क्वेश्चंस को किस तरह सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। और आज की मेन टॉपिक है हमारा स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम के बारे में मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि स्टोक्स थ्योरम लाइन इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए यूजफुल है। लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में ये चेंज करती है, ठीक है। लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज करने का काम करती है हमारी स्टोक्स थ्योरम। और जब ये काम स्पेस में ना होकर किसी एक फिक्स प्लेन में हो तो उसे हम कहते हैं ग्रीन्स थ्योरम, ठीक है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं ग्रीन्स थ्योरम इन ए प्लेन के नाम से। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं स्टोक्स थ्योरम। लिखे एस बी ए लेट एस बी ए ओपन सरफेस एस बी ए ओपन सरफेस and CB simple closed enclosing simple closed enclosing curve। एनक्लोज किसे करेगा? हमारे सरफेस आर को, क्योंकि सरफेस ही हमने ओपन दिया हुआ है। उसे एनक्लोज करने वाला सी एक सिंपल कर्व है जो हमारे सरफेस एस को क्या कर रहा है? एनक्लोज कर रहा है। एंड लेट एफ वेक्टर बराबर F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप बी ए continuous vector function continuous vector function continuous vector function with continuous partial derivative। continuous vector function having continuous partial derivatives। ठीक है, तो एस हमारा ओपन सरफेस है एंड सी है जो हमारा सिंपल क्लोज कर्व है, एंड जो हमारा एनक्लोज कर रहा है, एनक्लोजिंग एस मतलब सरफेस एस को एनक्लोज कर रहा है। एंड एफ वेक्टर है, एफ वेक्टर क्या है? एक कॉन्टिन्यूस वेक्टर फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस वेक्टर फंक्शन है जो हमारे जो इसके जो पार्शियल डेरिवेटिव्स है वो भी कॉन्टिन्यूस होने वाले हैं, ठीक है। तो इतनी कंडीशंस हैं हमारी, और पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं। और डेरिवेटिव्स कहाँ पे है? कॉन्टिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव ऑन एवरी पॉइंट ऑफ एक्स, एवरी पॉइंट ऑफ एस, एस के हर पॉइंट पे इसके कॉन्टिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं। तो हमारा क्या होता है? लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डी आर। किसी वेक्टर फंक्शन का लाइन इंटीग्रल तो एफ डॉट डी आर ही होता है, ठीक है। और ये लाइन इंटीग्रल होगा तो ये क्लोज्ड है, सी के अलोंग लाइन इंटीग्रल है, ये क्या हो जाता है हमारा? बराबर सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस एफ वेक्टर, डेल क्रॉस एफ वेक्टर डॉट एन कैप ds। एंड इस तरह से ये हमारा चेंज हो जाता है स्टोक्स थ्योरम से। यहाँ पे एन कैप क्या है? एन कैप है आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू एस, वेयर एन कैप इज outward unit normal vector of S surface।
सरफेस के आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल फैक्टर है। तो ये तो कहता है हमारा स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसका हम एक एग्जाम्पल करते हैं। एक क्वेश्चन है, उसे हम करने की कोशिश करते हैं। हमें लाइन इंटेग्रल निकालना है, फाइंड एफ डॉट डी आर, ठीक है। हमें ये निकालना है एफ डॉट डी आर, जहां पे एफ वेक्टर है वेयर एफ वेक्टर बराबर जेड आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस वाई के कैप, एंड हमारा सी क्या है, बाउंड्री कर्व। सी है बाउंड्री कर्व ऑफ द हेमिस्फीयर एंड सी इज द बाउंड्री कर्व, सी इज द बाउंड्री कर्व ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर z बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका बाउंड्री कर्व है हेमिस्फीयर का, ठीक है। ये हेमिस्फीयर कौन सा है, 1 रेडियस वाला है, ठीक है। तो हमारे पास लाइन इंटेग्रल निकालना है। हमने अभी तक लाइन इंटेग्रल पढ़ा है, इसका कर्व कैसा होगा, मान लिया ये x है, ये y है, ये z है, कुछ इस टाइप से इसका, ठीक है, कुछ इस टाइप से होगा। और ये 1 रेडियस का है तो ये 1 लेंथ तक जा रहा होगा। ये हमारा ओरिजिन हो गया, ठीक है। तो इसका बाउंड्री कर्व हमारा सी क्या है, सी तो ये है बाउंड्री कर्व हमारा, जो नीचे जो हमारी किनारी होती है हमारे बाउल की, मान लिया वो 1 रेडियस का बाउल है तो उसकी जो एजेस हैं वो क्या हो गया, इसकी बाउंड्री। चलो ठीक है, ये आपको समझ आ गया। ये है इसका सी कर्व और ये पूरा ये हो गया हमारा स्फीयर, सॉरी सरफेस एस, ठीक है। तो अब लाइन इंटेग्रल निकालने के लिए हमने लाइन इंटेग्रल क्या पढ़ा था, लाइन इंटेग्रल पढ़ा था, हम डी आर की वैल्यू निकाल रहे थे और हम एफ डॉट डी आर नॉर्मली कर रहे थे। कैसे कर रहे थे, अब हमें सी की वैल्यू तो यहाँ से पता लगनी चाहिए। हमने जब लाइन इंटेग्रल पढ़ा था तब की बात कर रही हूँ मैं, स्टार्टिंग की। स्टोक्स थ्योरम भी देखेंगे हम, स्टोक्स थ्योरम का भी अप्लाई हम इसमें कर सकते हैं। तो हमारे पास हेमिस्फीयर की इक्वेशन ये है। जब हम बाउंड्री की बात करेंगे तो बाउंड्री पे z 0 हो जाने वाला है। जब एट सी z बराबर 0 देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जो यूनिट हम ऐसे समझते हैं, यूनिट सर्किल है वो हमारा सी कर्व है, उसके अलोंग हमें इस एफ वेक्टर का लाइन इंटेग्रल निकालना है। तो इस लाइन इंटेग्रल को निकालने के लिए हमारे पास हो गया एफ डॉट डी आर। तो एक सेकेंड, इसे तो मैं मिटा दूँ। हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया, हमें निकालना है एफ डॉट डी आर वेक्टर। हम इसे पोलर में चेंज करने की कोशिश करें। जब पोलर में चेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x बराबर कोस थीटा, y बराबर साइन थीटा एंड z बराबर 0, ठीक है। c पे तो यही मिलेगा, z बराबर 0 और पोलर की वैल्यूज, पोलर में ये वैल्यूज हो जाएंगी dx बाई डी थीटा बराबर माइनस का साइन थीटा dy बाई डी थीटा बराबर साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा, ठीक है। और इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम चेंज करेंगे एफ डॉट डी आर को। एफ होगा हमारे पास एफ वेक्टर को भी आर और थीटा में हम चेंज कर देंगे क्योंकि एक्स वाई जेड का फंक्शन है, यही वैल्यूज लगा के, एंड इसे लिख देंगे डी आर बाय डी थीटा की फॉर्म में और टी थीटा। इस टाइप से हम कर सकते हैं इसे, ये हमारा थीटा में ही चेंज हो जाएगा। आर की वैल्यू 1 है, यहाँ पे इसकी रेडियस, तो हम इसे कुछ इस टाइप से पोलर में नहीं बोल सकते, पोलर में बोल सकते हैं, पोलर इक्वेशन। आर की वैल्यू रेडियस 1 है। तो अब हम इसे चेंज करते हैं। हमारे पास क्या आया, इंटीग्रेशन एफ की वैल्यू z क्या है 0 आई कैप प्लस y क्या है हमारा
सॉरी एक्स क्या है, एक्स है हमारा cos थीटा प्लस का cos थीटा जे कैप प्लस वाई है sin थीटा के कैप डॉट डॉट हमारा डी आर बाई डी थीटा क्या बनेगा, डी आर बाई डी थीटा हम निकाल सकते हैं अंडर रूट डी एक्स बाई डी थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी ये मैंने मोड निकालने लग गई मैं, तो ये क्या हो गया डॉट डी आर बाई डी एक्स बाई डी थीटा क्या हो गया माइनस का साइन थीटा आई कैप प्लस डी वाई बाई डी थीटा कोस थीटा जे कैप प्लस डी जेड बाई डी थीटा क्या हो जाएगा 0, तो 0 के कैप इंटू डी थीटा। अब इंटीग्रेशन कहाँ से करेंगे, ये सर्किल है, ये तो सर्किल कंप्लीट सर्किल है, तो 0 से 2 पाई हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये क्या बना डॉट प्रोडक्ट करने के बाद हमारे पास आया इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो हम क्या करेंगे 0 to 2 पाई एंड फिर हम इसे लिख देंगे 1 प्लस कोस 2 थीटा बाय 2 डी थीटा। हमारे पास आया 1/2 इसका थीटा और कोस 2 थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस का साइन 2 थीटा बाय 2, ठीक है, साइन 2 थीटा बाय 2 0 to पाई हमने लिमिट लगाई 0 to 2 पाई हमने लिमिट लगाई, यहाँ हो गया 2 पाई साइन 4 पाई 0 और ये 0 लगाने पे ये 0 और ये भी 0, सिर्फ आंसर आया हमारा पाई। क्या आंसर आया हमारा पाई। हमने क्या किया नॉर्मल लाइन इंटेग्रल की तरह सोल्व किया, जैसे हम लाइन इंटेग्रल को सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें एफ गिवन था, सी बाउंड्री कर्व था हमारा, हमें पता लगा था सी क्या है यूनिट सर्किल है, ये इसने इस तरह से मॉडिफाई करके दिया था कि हमें बाउंड्री कर्व लेना है हेमिस्फीयर का, तो हमें पता होना चाहिए कि ये क्या है हमारा सर्किल बन रहा है। तो हमने क्या किया डायरेक्ट इसे पोलर में चेंज किया और हमने सोल्व कर लिया। तो एक तो हम इसे इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये तो हो गया एक मेथड 1, हमारा आंसर आ रहा है पाई, आप याद रखेंगे आंसर है पाई। दूसरा हम कैसे करेंगे इसे, दूसरा हम यदि इसे मान लें, इसे दो सरफेसेस में मान लें, जैसे हमने लास्ट क्लास में भी माना था एक क्वेश्चन में, मान लिया ये सरफेस है एस एंड जो ये बेस है बेस हो गया एस डैश, ठीक है। हमें तो एस डैश की जो बाउंड्री है उसके अलोंग इसका लाइन इंटेग्रल निकालना है, ठीक है। सारी कंडीशंस हमारी थ्योरम की फुलफिल हो रही है, हमें एस से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल और केवल एस डैश से है। एस डैश क्या है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, एस डैश है हमारा ये इस तरह से, या फिर हम इसे इस तरह लिख सकते हैं एस डैश बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। ये हो गई हमारी एस डैश हमारा कर्व। हमें निकालना है एफ डॉट डी आर। हमने स्टोक्स थ्योरम का यूज किया, स्टोक्स थ्योरम से एफ डॉट डी आर इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर कैसे चेंज हो गया, ये हो गया डबल इंटीग्रेशन यानी सरफेस इंटेग्रल, ये हो गया हमारा डेल क्रॉस एफ वेक्टर डॉट एन कैप डीएस। अब एन कैप क्या है हमारे पास, एन कैप है यूनिट नॉर्मल वेक्टर, इसके लिए यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या आने वाला है एस डैश के लिए। एस डैश के लिए आप डायरेक्टली बता सकते हैं या आप निकाल के भी बता सकते हैं। डायरेक्टली ये एक्स वाई प्लेन है तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन कैप हो जाएगा के कैप, ठीक है। एक्स वाई प्लेन का यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन कैप, या फिर आप इसका निकाल भी सकते हैं, आप निकालें एन कैप बराबर ग्रेड एस बाय मोड ग्रेड एस, यहाँ एस डैश है हमारा कर्व सर जो हमने माना है सरफेस, तो इस तरह से हम इसे चेंज करेंगे। तो आप इसका ग्रेड निकालेंगे तो एक्स और वाई की टर्म्स मिलेंगी, जेड वाली 0 होंगी के कैप वाली, और इसका मॉडुलस निकालने के बाद जब आप करेंगे तो इसका हो जाएगा एन कैप की वैल्यू क्या आ गई के कैप के बराबर आ जाएगी, ठीक है। ये हो गया अलग। आप
याद रखें एक्स वाई प्लेन है तो यूनिट नॉर्मल निकालना है, तो के कैप ही होने वाला है, आपको साथ साथ दिख रहा है। तो एन कैप की वैल्यू तो आगे के कैप, हमें क्या चाहिए डेल क्रॉस एफ वेक्टर। एफ वेक्टर है यानी एफ वेक्टर का आपको क्या चाहिए कर्ल चाहिए, तो क्या हो जाएगा आई जे के डी बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड। ठीक है, जेड एक्स वाई बराबर आई कैप 1 माइनस 0 माइनस का जे कैप माइनस जे कैप 0 माइनस 1 प्लस के कैप और ये हो गया 1 माइनस 0 बराबर ये हमारे पास है आई प्लस जे प्लस के कैप। ठीक है, तो ये वैल्यू आई हमारी सरफेस इंटेग्रल आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट एन कैप है हमारा के कैप डीएस। क्या वैल्यू आ गई हमारी, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, ये वैल्यू हमारी आ गई। हम इसे क्या करेंगे, हमने स्टोक्स थ्योरम का यूज किया सिंपल वे में, हमने स्टोक्स थ्योरम लगाई, एन कैप हमें सिंपली मिल रहा था, सिर्फ हमने कर्ल निकाला और यहाँ डॉट प्रोडक्ट करने पे हमारे पास आया 1 ds। ठीक है, ds मतलब सरफेस का ये एरिया, क्या एरिया जो हमारा सरफेस है, सरफेस क्या है एस डैश क्या है एक सर्किल है, यूनिट सर्किल है, उसका एरिया क्या होगा पाई पाई आर है 1 स्क्वायर, आंसर इज पाई। पहले भी हमने लाइन इंटीग्रल वाले मेथड से किया, थोड़ी कैलकुलेशन हुई लेकिन हमारा आंसर पाई आया था। और अब हमने स्टोक्स थ्योरम लगाई, हमारा आंसर अभी भी पाई आ रहा है। ठीक है, लेकिन इजी हो गया थोड़ा, हमें सिर्फ सिंपल कर्ल था, कर्ल निकाला फटाफट निकल गया और ये हमारा हमसे देख ही पाए एन कैप को, बस हमने इंटीग्रेट भी नहीं करना, डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं। इसे आप एक दूसरे मेथड से और निकाल सकते हैं, मतलब 2 मेथड से हम निकाल चुके हैं। हम इसे पहले आप नोट कर ले, फिर मैं आपको थर्ड मेथड और बताती हूँ कि थर्ड मेथड क्या है। नोट करें पहले आप, ये मिटा देती हूँ। देखिए हमें सरफेस गिवन है, ये सरफेस है, इसका बाउंड्री कर्व हमें लेना है। बाउंड्री कर्व क्या है हमारा, ये बाउंड्री कर्व है। ठीक है, तो इस सरफेस को मैं कैसे रिप्रेजेंट और कर सकती हूँ, सरफेस एस को इस तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 1, लेकिन जो जेड है वो ग्रेटर इक्वल 0 होना चाहिए। कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसकी आप बात करें कि इसको हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। हमने अब की पिछली बार क्या किया, इजीएस्ट बनाने के लिए सिर्फ उसे ही सरफेस मान लिया था जब हमने स्टोक्स थ्योरम इसमें अप्लाई की, जो हमारा बाउंड्री कर्व था उसी के लिए हमने सोल्व कर दिया सिंपल वे में। तीसरा हम ऐसे कर सकते हैं, ये हमारा क्या है सरफेस है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए ग्रेड एस निकाला, क्या आया 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप प्लस 2z के कैप। ठीक है, डेल एस का मोड हो जाएगा √2 बाहर आ जाएगा कॉमन निकल के, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और ये आ गया 2। तो हमारा एन कैप क्या हो जाएगा ग्रेड एस बाय मोड ग्रेड एस। एन कैप क्या हुआ, इसका इसमें डिवाइड करो, 2 से 2 कैंसिल, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये हो गया। ठीक है, अब जब हमने इसमें भी अब एस सरफेस के लिए हम स्टोक्स थ्योरम यदि अप्लाई करें तो क्या होगा, कर्ल तो हमारा सेम ही होगा, ये तो हमने पिछले वाले उस एस डैश के लिए निकाला डायरेक्टली बाउंड्री कर्ल। हम इस सरफेस को इस तरह लिख के भी कर सकते थे, तो हम क्या करते, हम इसे करते, हमारा क्या आया कर्ल क्या आया था आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, एन कैप आया हमारा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप एंड डीएस, ये डॉट प्रोडक्ट में थे, तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होके सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड
ds हो गया। अब क्या होगा, अब हम ds की वैल्यू को पुट करेंगे। ये हमारा सरफेस इंटीग्रेशन में चेंज हो गया, किसका, जब हमने स्केलर फंक्शन का सरफेस इंटीग्रेशन किया था इसमें चेंज हो गया। देखो इससे थोड़ा बड़ा हो रहा है, मेथड तो हमारा सेकंड वाला इजी था, फर्स्ट वाला भी इजी था, इससे थोड़ा ज्यादा लेंथी हो रहा है। फर्स्ट वाले में भी कैलकुलेशन हो रही थी, लेकिन सेकंड वाला बिल्कुल इजी था, लेकिन इससे तो फर्स्ट वाला अच्छा है। वैसे हम इसे सरफेस इंटीग्रल फाई इस तरह देख सकते हैं, ये फाई फंक्शन का सरफेस इंटीग्रल है। उसके लिए हम क्या कर रहे थे, आर शैडो रीजन ले रहे थे। अब इसका शैडो रीजन क्या आ रहा था भाई, ये हमने यहाँ पे बनाया, अभी इसका शैडो रीजन क्या था, वो सर्किल आ रहा था, बाउंड्री कर्व वाला। शैडो रीजन आर एक्स वाई प्लेन में आ रहा है। क्या आ रहा था हमारा शैडो रीजन, आ रहा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। क्या आ रहा था ये हमारा आ रहा था शैडो रीजन। अब हम ds को dA में कैसे चेंज कर रहे थे, ds को dA में चेंज करने के लिए हम कर रहे थे, हमारा जो क्या आ रही थी, ds की वैल्यू हमारे पास आती थी मोड ग्रेड s अपॉन मोड ग्रेड s डॉट पी कैप। पी कैप क्या था, शैडो रीजन के नॉर्मल वेक्टर। शैडो रीजन एक्स वाई प्लेन में है तो नॉर्मल वेक्टर हो गया के कैप। ठीक है, पी वेक्टर की वैल्यू क्या आई के कैप, एंड ये हो गया डेल एस और इसका पी कैप का हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ऊपर तो आया इसका 2 अपॉन इसका के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करने पर आया 2z, ये आया हमारा 1/z। इनटू में dA और होता था, है ना, dA। जब एक्स वाई प्लेन में है तो dA की वैल्यू dx dy, तो हम इसे यहां से लिखेंगे 1/z dx dy। इस तरह करेंगे। हमने क्या किया, सरफेस इंटीग्रल z को हम उस फॉर्म में वहां सरफेस की इक्वेशन से चेंज करते हैं। यहां तो हो गया 1 अपॉन x प्लस वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx dy। इस तरह आप इसे कर सकते हैं चेंज। इस तरह जब आप इसे चेंज करेंगे तो आप ये अब क्या शैडो, जब हमने dx dy लगा दिया तो ये r पे आ गया, किस पे आ गया, r रीजन पे। तो ये तो हो गया 1 dx dy प्लस x डबल इंटीग्रेशन x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx dy प्लस डबल इंटीग्रेशन y अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx dy। ये हमारे r उस शैडो रीजन पे हमारे इंटीग्रेशन आ गए। ठीक है, अब आपको निकालना है, ये तो क्या है, एरिया ही हो गया उसका शैडो रीजन का, तो इसकी वैल्यू तो क्या आ गई पाई प्लस इनकी वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पे किसी मेथड का यूज करें या आप इसे y को ऐसे कांस्टेंट रख के पहले x के लिए करें या पहले y के लिए करेंगे। आपको लिमिट लगानी है, कहाँ से लिमिट लगाएंगे आप, हमारे शैडो रीजन r से, इससे आप लिमिट लगाएंगे x और y की। ठीक है, तो ये जो इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी, ये इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, यहाँ पे जो लिमिट होगी वो लिमिट हो जाएगी हमारी, पहले यदि हम x के लिए करते हैं तो ये आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस से 1 माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा -1 से 1। इसी तरह यही लिमिट यहाँ होगी, और ये स्टैंडर्ड हमारे रिजल्ट हैं, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, इनकी वैल्यू 0 होती है। आंसर हमारा अभी भी पाई आया है, लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन है। हम तीन मेथड से हमने किया, एक सिंपल लाइन इंटीग्रल का यूज किया हमने, दूसरा हमने स्टोक्स थ्योरम लगाई उसी सरफेस पे जिसका हमें बाउंड्री कर्व सी दिया गया था, तीसरा हमने उस पूरे सरफेस को लेके इस पे स्टोक्स थ्योरम अप्लाई की, और फिर सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए स्केलर फंक्शन हमने यूज करके शैडो रीजन वाले फॉर्मूले से इसे निकाला। ठीक है, तो हमारे पास 3 मेथड हुए एक ही क्वेश्चन को सोल्व करने के। आंसर हमारे पाई ये आ रहा है, ये इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 होने वाली है। आप क्या करें,
सबसे पहले आप x के लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको, इसके लिए लिमिट आप चेंज कर देंगे, पहले y के लिए करें फिर x के लिए। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, सॉरी 1 माइनस वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट की तरह x के लिए आप डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दें, कुछ मान के, मानना भी क्यों है, अंडर रूट कुछ कॉन्स्टेंट माइनस समथिंग का ये हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा, और आप लिमिट लगाएं, दोबारा से करेंगे, आंसर इसका 0 आने वाला है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड थोड़े से हैं हमारे। इसके बाद हम जो हमने लास्ट क्लास में गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ी थी उसके एग्जांपल्स पे हम बात करने वाले हैं, तो पहले आप इसे नोट कर लें। ठीक है, तो आपको ध्यान में ये होना चाहिए, मेन इम्पॉर्टेंट बात है कि हम सरफेस कौन सा ले रहे हैं। देखो पिछले वाले में हमने सरफेस लिया था, एस डैश जो माना था जब स्टोक्स थ्योरम हमने बाउंडिंग कर्व पे लगाई, बाउंडिंग सरफेस पे लगाई थी, तो हमारा एन कैप के कैप आ रहा था, लेकिन इस वाले मेथड में हमारा एन कैप आ रहा है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। लेकिन यहाँ पे जो पी कैप की वैल्यू थी, शैडो रीजन के नॉर्मल जो वेक्टर है उसकी वैल्यू क्या आई, हमारी के कैप आई। तो आपको मेन बात यही याद रखनी है कि हम कौन सा तो सरफेस ले रहे हैं, फिर हमें किसका ग्रेडियंट निकाल के किसके मोड से डिवाइड करना है। ठीक है, तो मेन बात यही है इस क्वेश्चन में। आपके पास 3 मेथड है, आप किसी भी तरह से सोल्व कर सकते हैं, पर आप ये देख रहे हैं जब आपने सिंपली उस बाउंडिंग कर्व पे स्टोक्स थ्योरम लगाने की कोशिश की तो कितना इजीएस्ट वे में हमारा आंसर आया, बिल्कुल सिंपल एरिया वाला फॉर्मूला बना और आंसर हमारा इजीली आ गया। ठीक है, तो आगे से आपको क्वेश्चंस मिले तो आप इसी तरह से प्रैक्टिस करें उनकी। तो अब आप इसे नोट कर लिया हो तो आगे चलते हैं। तो वैसे वेक्टर इंटीग्रेशन हो या हमारा कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है या नॉर्मल इंटीग्रल कैलकुलस है, प्रैक्टिस जरूरी है क्वेश्चंस की, आपको प्रैक्टिस बार बार करनी है, अपने बुक्स से अनसोल्ड है, एग्जांपल्स है, बार बार उनका प्रैक्टिस करें। एग्जाम सब्जेक्टिव एग्जाम है वहाँ पे तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ के साथ वो जो क्वेश्चंस हैं कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्टली आ जाते हैं, तो वहाँ भी इम्पोर्टेंट। चलो ये हमारे हैं उसके एग्जाम्पल्स जो हमने लास्ट क्लास में गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ी थी उसके डिडक्शंस के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हमने स्टोक्स थ्योरम पढ़ी उससे भी तो हम कुछ कंक्लूजन निकालेंगे, कुछ डिडक्ट करेंगे, तो वो डिडक्शंस हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो देखो एस क्या है, क्लोज्ड सरफेस है जो एनक्लोज कर रहा है वॉल्यूम वी को। जैसे अभी हम एग्जाम्पल कर रहे थे उसमें हमारे पास था हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर था, तो हेमिस्फेयर चाहे वो ओपन हो लेकिन उसका वॉल्यूम तो कुछ ना कुछ उसमें कंटेन हो रहा है, मतलब यदि उस पर बेस नहीं है, बेस से मेरा ओपन से मतलब है बेस नहीं है, क्लोज्ड, यहाँ पे क्लोज्ड दिया है तो अच्छी बात है वो पूरा क्लोज है, लेकिन उसका वॉल्यूम भी है और वो वॉल्यूम है वी। एस क्या है, सरफेस है उसका। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है हमें एन कैप डी एस का सरफेस इंटीग्रेशन निकालना है, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ एन कैप डी एस। एन कैप क्या है, जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं, एन कैप अभी तक जो हम जब हमें नहीं दिया गया है एन कैप क्या है, तो हम एन कैप को हमेशा ही सरफेस का यूनिट नॉर्मल वेक्टर मानेंगे। ठीक है, क्योंकि हम अभी तक के सभी डेरिवेशंस में एन कैप को वही मानते आए हैं। तो हमारा जो फर्स्ट डिडक्शन था उसमें क्या था, इसे हम वर्क करें। फर्स्ट डिडक्शन था उसमें था फाई एन कैप डी एस, ये हो रहा था वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ, क्या हो रहा था, डेल फाई डीवी, सॉरी क्या था, ये ग्रेडियंट था, ये डाइवर्जेंस नहीं था, ग्रेडियंट था। फाई की वैल्यू 1 है, हम इसमें चेंज करेंगे तो ग्रेडियंट किसका, स्केलर फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन का हमेशा 0 आता है, ये हम खूब पढ़ चुके हैं आराम से। फाई फंक्शन क्या है 1, और जब 1 हो गया तो ये कांस्टेंट फंक्शन है और ग्रेडियंट ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज 0। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा ये होगा वॉल्यूम इंटीग्रेशन 0, ग्रेड कैसा होता है वेक्टर डीवी, तो हमारे पास आया 0 वेक्टर।
किसी भी स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट हमेशा एक वेक्टर फंक्शन होता है, ये भी आप ध्यान रखें। दूसरा, इसमें भी हमारा एक डिडक्शन लग रहा है। डिडक्शन क्या किया था हमने, सरफेस इंटीग्रेशन एफ वेक्टर क्रॉस एन कैप ds बराबर, हमने ये भी देखा था कि आ कैसे रहे हैं, ये कर्ल ऑफ एफ वेक्टर ds, यहाँ सॉरी dv। यहाँ पे हमारा एफ वेक्टर क्या है, एफ वेक्टर है आर क्यूब आर वेक्टर, आर क्यूब आर वेक्टर। और जब हम इसका कर्ल निकालेंगे, हमने आइडेंटिटी एक प्रॉपर्टी, हमने जब वेक्टर का इंटीग्रेशन से पहले जब हम वेक्टर की नॉर्मल क्लासेस पढ़ रहे थे, वहाँ हमने आइडेंटिटीज वगैरह भी पढ़ी थी, फॉर्मूलाज पढ़े थे, तो वहाँ पढ़ा था हमने कर्ल ऑफ एफ आर आर वेक्टर बराबर 0 पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। थर्ड 5 फॉर्मूले लिखाए थे, उनमें से थर्ड नंबर का था ये। तो ये क्या है हमारा 0, तो इंटीग्रेशन के अंदर 0 वेक्टर dv बराबर 0। ठीक है, तो यदि आपको डिडक्शंस याद है तो आप डायरेक्टली इसका आंसर बोले, वरना आपको जब सरफेस गिवन नहीं है तो आप कैसे तो एन कैप निकालेंगे, और फिर आपको सोचना पड़ेगा कि आप एन कैप कहाँ से लेके आएंगे और ds की वैल्यू आप कहाँ पुट करेंगे, dA में किस तरह चेंज करेंगे, क्योंकि हमारे पास सरफेस एस गिवन नहीं है। सिर्फ सिंपली बोला गया है कि वो क्लोज्ड सरफेस है जो एनक्लोज कर रहा है किसी वॉल्यूम को, क्लोज्ड सरफेस है जो किसी वॉल्यूम को एनक्लोज कर रहा है, तो आप इसमें नहीं बढ़ सकते आगे। इसी तरह इसके लिए भी हमने पढ़ा था, इसके लिए हमने क्या पढ़ा था, ये भी हमारा चेंज था किसमें, वॉल्यूम इंटीग्रेशन में। किसमें, वॉल्यूम इंटीग्रेशन में ये हमारा चेंज हो रहा था। कैसे हो रहा था, ये भी कर्ल वाली फॉर्म में हो रहा था, कर्ल ऑफ ए, कर्ल हो रहा था या डाइवर्जेंस, कर्ल ऑफ ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर dv, इस तरह से चेंज हो रहा था ये, कर्ल ऑफ ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। इस तरह की आइडेंटिटीज को सोल्व करना हम पहले सीख चुके हैं, तो हम कैसे करेंगे इसे सोल्व, ये डिडक्शन से ही हुआ है। ये यहाँ तो मैंने लिख के बताया डिडक्शन, यहाँ डायरेक्टली आप देख सकते हैं, तो इन डिडक्शंस की वजह से हुआ है। तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन के जो अंदर हमारी वैल्यू आई है, ये जो फंक्शन हमारा आया है वेक्टर फंक्शन, इसे सिंपली फॉर्म में लेके आना है हमें। इसे सिंपली फॉर्म में हम आराम से ला सकते हैं, क्योंकि हम तो सीख चुके हैं ये चीजें पहले। क्या हो गया हमारा, कर्ल ए क्रॉस आर वेक्टर, आप इसे लिखेंगे समेशन आई कैप डेल बाय डेल एक्स क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बराबर समेशन आई कैप क्रॉस डेल बाय डेल एक्स ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस डेल आर वेक्टर बाय डेल एक्स। इस तरह से ये हो गया हमारा समेशन आई कैप क्रॉस, ये ए वेक्टर कैसा है, कोई कांस्टेंट वेक्टर है तो इसकी वैल्यू 0, ये वाली टर्म हमारी 0 हो गई। ये हमारे पास बचा क्रॉस में ए वेक्टर क्रॉस डेल आर बाय डेल एक्स हो गया हमारा एक्स, एक्स नहीं, ये हो गया आई कैप। क्या हो गया, आई कैप, डेल आर बाय डेल एक्स क्या हो गया, आई कैप बराबर हमारे पास समीशन। इसे हम ओपन करते हैं, किस फॉर्मूला से करेंगे हम इसे ओपन, हमारे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के फॉर्मूला से। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला कहता है ए वेक्टर आई कैप डॉट आई कैप माइनस आई कैप ए वेक्टर डॉट आई कैप। ठीक है, समेशन, ये हो गया 1, तो ये हो गया ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर 1
और ये हो गया माइनस आई कैप A1। मान लिया कांस्टेंट वेक्टर में आई कैप का कोएफिशिएंट A1 है, तो हम इसे क्या करेंगे, समीशन A वेक्टर 1 माइनस समीशन A1 आई कैप। दिस इज A वेक्टर एंड समीशन 1 इज 3 माइनस ये बन गया A वेक्टर बराबर आया 2A वेक्टर। क्या वैल्यू आ गई, 2A वेक्टर हमारी वैल्यू आई। अब इसे हमने सिंप्लीफाई करके क्या आया, 2A वेक्टर, तो इसमें पुट करेंगे वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ 2A वेक्टर dv। 2A वेक्टर कांस्टेंट है तो क्या बाहर आ जाएगा, हमारे पास बनेगा वॉल्यूम इंटीग्रेशन dv। और dv का मतलब हो गया, हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं, और हमें वॉल्यूम क्या है, गिवन है v, तो इसकी वैल्यू हो गई 2A वेक्टर v। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ भी है, ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। इसी तरह आप फोर्थ वाले को भी कर सकते हैं। फोर्थ वाले में dA वेक्टर की वैल्यू दी है n कैप ds, तो आप कैसे करेंगे इसे, s सरफेस इंटीग्रेशन f वेक्टर क्रॉस डेल फाई डॉट n कैप ds। इसमें भी आप थ्योरम लगाएं और आप इसे चेंज कर दें वॉल्यूम इंटीग्रेशन में। इसे वॉल्यूम इंटीग्रेशन में चेंज करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डेल डॉट एफ वेक्टर क्रॉस डेल फाई डीवी। ये बना, इस पे आप फॉर्मूला लगाएं, मतलब इसे आप सोल्व करें, तो इसे आप जब सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आया, इसे आप सोल्व करने पे लिख सकते हैं डेल फाई डॉट डेल क्रॉस एफ वेक्टर माइनस या प्लस, सॉरी माइनस, हाँ माइनस एफ वेक्टर डॉट डेल क्रॉस डेल फाई इंटू डीवी। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला लगाया, आइडेंटिटीज का यूज किया, जो आइडेंटिटी हमारे पास थी, अवेलेबल थी, हमने उनका यूज किया। तो अब ये वाली वैल्यू आप जरा ध्यान दें, ये क्या है, डेल फाई है, फाई के कोई फंक्शन है, उसका ग्रेडियंट है, यानी कि किसी फंक्शन के ग्रेडियंट का कर्ल हमने पढ़ा है हमेशा 0 होता है, तो ये वाली टर्म हमारी क्या हो गई, 0 हो गई, ये वाली टर्म हमारी 0। एंड लास्ट आंसर हुआ हमारा, आंसर क्या हो गया, वॉल्यूम इंटीग्रेशन। इस क्वेश्चन के ऑप्शंस ऐसे ही थे, मैंने लिखा है नहीं ऑप्शन, डेल फाई डॉट डेल क्रॉस एफ वेक्टर डीवी। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है, क्योंकि हमें एफ वेक्टर और फाई गिवन नहीं है, हमारे लिए अननोन है। तो ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में स्टोक्स थ्योरम के डिडक्शंस पढ़ेंगे, एग्जांपल्स भी करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि यदि एग्जाम्पल वाली क्लास नीड होगी कुछ इंपॉर्टेंट PYQ तो वो कर लेंगे, वरना फिर हम इसे कल की क्लास में ही कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब मैक्सिमम 2 क्लासेस का ये हमारा वेक्टर इंटीग्रेशन बचा हुआ है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, थैंक यू।